टू अवर चैनल। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एंटरटेनमेंट का ब्लॉग, जिसके अंतर्गत हम आपसे पूछेंगे एक पहेली, एक सवाल और एक चुटकुला सुनाएंगे। उसके अंत में एक कहानी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं पहेली से। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपसे पूछते हैं एक पहेली। तो फ्रेंड्स, पूछने से पहले आपको बता दें कि आप हमारे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो ये पहेली और सवाल हैं इसका जवाब हम एंड में ही दे देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहेली से। तो पहेली ऐसी है फ्रेंड कि मैं उसको निगलूं तो मैं जिंदा रह जाऊं, और वो मुझे निकले तो मैं तुरंत मर जाऊं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि मैं उसको निगलूं तो मैं जिंदा रह जाऊं, और वो मुझे निकले तो मैं तुरंत मर जाऊं। तो फ्रेंड्स, ये क्या चीज़ है, इसको सोचिए, एंड में हम इसका जवाब देंगे आपको। तो अब हम पूछते हैं एक सवाल। तो फ्रेंड्स, एक लड़का रहता है, मतलब लड़का होता है, 20-25 साल का लड़का रहता है। तो वो एक गुरुजी होते हैं जो शुद्ध तपस्वी मुनि होते हैं, उनके बहुत मन से सेवा करता है। और जो तपस्वी होते हैं तो वो उसको आशीर्वाद देते हैं लड़के को, और उनका जो आशीर्वाद होता है मतलब वो होता है जो सफल होने वाला आशीर्वाद रहता है, मतलब उनका सच होता है आशीर्वाद। तो वो तपस्वी उनको आशीर्वाद देते हैं। तो वो लड़का सेवा करता है तो उसको क्या आशीर्वाद मिलता है कि तपस्वी कहते हैं उस लड़के से कि बच्चे, तुम है ना, अगर कोई मतलब इंसान की मृत्यु हो जाए तो तुम उसे जीवित कर सकते हो, अगर तुम चाहो तो उसको जीवित कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आधी आयु देनी होगी। यानी तुम जिसको जीवित करोगे तो उसको जीवित करने के लिए तुम्हारी आधी आयु चली समाप्त हो जाएगी, आधी मतलब तुम्हारी जैसे जो आयु उसमें से आधी रह जाएगी। तो लड़का कहता है ठीक है गुरुजी, तो उनको प्रणाम करता है और अपने घर आ जाता है। एक दिन वो लड़का अपनी माँ के साथ मार्केट जाता है सामान वगैरह खरीदने के लिए। सामने से गाड़ी आती है तो उसकी माँ का हो जाता है एक्सीडेंट होने के बाद फ्रेंड्स उसकी माँ मर जाती है। वो लड़का अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, हर बच्चा अपनी माँ से प्यार करता है। तो उस लड़के की माँ की मृत्यु हो जाती है उस एक्सीडेंट के दौरान। तो एक्सीडेंट में जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो लड़का, उसको वरदान तो था ही लड़के को, तो वो कहता है क्यों ना मैं उस वरदान का यूज करूँ। तो वो विश मांगता है कि मेरी माँ जिंदा हो जाए। तो फ्रेंड्स, उस लड़के की माँ जिंदा हो जाती है और उसकी जो आयु होती है वो आधी हो जाती है। तो अब उसके पास बची उसकी आधी आयु, जितनी आयु तो उससे आधी आयु बची। फिर एक दिन उस लड़के के पिताजी बीमार हो जाते हैं, उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। लड़का अपने पिताजी से ही बहुत प्यार करता है, तो वो कहता है, वो कुछ सोचता नहीं है अपनी आयु के बारे में, और वो कहता है कि मेरे पिताजी भी, हे प्रभु मेरे पिताजी भी जीवित हो जाएं। तो उसके पिताजी भी जीवित हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि उस लड़के की आयु तो समाप्त हो गई, आधे उसने माँ को दे दी, आधे अपने पिताजी को दे दी। तो फ्रेंड्स, लेकिन वो लड़का मरता नहीं है, आधी देने के बाद वो लड़का जीवित है। तो इस सवाल का आप जवाब सोचिए कि ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स। उस लड़की को तो मतलब मर जाना चाहिए, लेकिन वो फिर भी जीवित है आधी आयु देने के बाद। तो ये थोड़ा मैथमेटिक्स का सवाल है। तो फ्रेंड्स, आपका पहले और सवाल सुन के थोड़ा दिमाग चकरा गया होगा, तो आपको हंसाने के लिए एक चुटकुला सुनाते हैं। तो सुनिए आप चुटकुला। एक बार एक नेताजी होते हैं, नेताजी बहुत बुद्धिमान रहते हैं, और वो स्टेज के ऊपर चढ़ के भाषण दे रहे होते हैं। पूरी पब्लिक जमा होती है, बहुत सारी पब्लिक रहती है, हजारों लाखों की संख्या में पब्लिक होती है, और नेताजी चढ़ जाते हैं स्टेज पे, माइक के सामने खड़े होते हैं। और जैसे ही वो भाषण होना शुरू करते हैं पिताजी, तो उनका पजामे का नाड़ा खुल जाता है और पजामा उनका नीचे गिर जाता है। अब नेताजी, क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने सोचा कि मेरा भाषण भी हो जाए और मैं अपनी इज्जत भी बचा लूँ, तो इसलिए वो थोड़ा दिमाग लगाते हैं। फिर वो भाषण बोलते बोलते कहते हैं, सुनिए देशवासियों, हमें अपने देश को इस तरीके से ऊपर उठाना चाहिए और एक तागे सूत्रों में बांध देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उनका पजामा भी बन गया और उनकी इज्जत भी बच गई। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक तो एंटरटेनमेंट हो गया, और आगे और बढ़ाते हैं एंटरटेनमेंट को। हम सुनाते हैं आपको ये कहानी।
तो फ्रेंड्स, हमारे थंबनेल में आपने एक टाइटल देखा होगा कि क्या कोई पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इस तरीके का टाइटल क्यों है। तो इसी का जवाब आपको मिलेगा हमारी कहानी में। तो फ्रेंड्स, गौर से सुनिएगा, ये कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। तो फ्रेंड्स, हम सुनाते हैं कहानी। एक थे राजा, एक थी रानी, उनकी थी 5 बेटियां। रानी जो भी खाना बनाती, 5 लड़कियां खाती, आराम से खूब मस्त खाती पीती, आराम से रहती। इसी तरीके से उनकी दिनचर्या चलती जा रही थी। और वो रानी की जो बेटी जो थी, वो अपने कुछ नहीं सोचती। बचपन में तो कोई नहीं सोचता अपने माँ बाप के बारे में, खाती पीती और चली जाती। तो फिर वो राजा रानी के लिए थोड़ा बहुत ही खाना बनाती बहुत सारा था, यानी कि कोई कमी थी राजा के यहाँ, फिर भी उनके लिए कुछ नहीं बनता। तो राजा रानी थोड़ा बहुत खा पी के वो सो जाते। फिर एक दिन राजा रानी से रात को बात करते हैं कि रानी, एक दिन ऐसा करते हैं, अपन खाना बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाह रही हूँ, हर माँ बाप की इच्छा करती है, मन की तो इच्छा होती है। ये नहीं बोल रही कि राजा रानी का पेट नहीं भरता तो वो राजा रानी रात को अपना खाना बनाएंगे या अकेले खाएंगे, ये बात नहीं। इच्छा तो सब किसकी होती है कि थोड़ा मिल जाए खाने को। उनको बस थोड़ा सा टुकड़ा, आधी रोटी, एक रोटी, थोड़ा सा बचता था तो वो लोग वही खा पी के ले जाते थे। तो राजा बोले रानी से कि चलो रात को बनाते हैं, और जो अपन उनको बना के मतलब खा लेंगी, और लड़कियों को भी सारा भोजन अपन रख देंगे। सवेरे लड़कियां उठेंगी फिर वो खा लेंगी। तो रानी कहती चलो ठीक है, बनाते हैं, हम अपन रात को बना लेंगे। जब बच्चियां सो जाएंगी रात को बना लेंगे, आपको मैं खिला दूंगी, और बच्चियों को मैं सारा भोजन अच्छी तरह उनको भी रख दूंगी। तो उसमें से एक सबसे छोटी लड़की बहुत चुलबुली और बहुत चालाक थी। तो वो अपने माता पिता की बात सुन लेती है ध्यान से। तो वो जाके अपने और बहनों को भी बता देती है। तो वो कुछ नहीं कहती, आराम से सो जाती हैं। अब रानी उठती है, राजा कहते हैं बच्चियाँ सो गई हैं, चलो खाना बना लेते हैं। तो वो बोलते हैं चलो, मैं आपकी इच्छा कर रही है तो पहले आपको बना के खिलाती हूँ रात को। मतलब राजा से बोलती है, तो वो बोले कि चलो मैं रात को आपको बना के खिलाती हूँ, आपको जो इच्छा करे। तो राजा बोले कि खीर पूड़ी बना लेते हैं, इतना बना लेते हैं, अपन भी खा लेते हैं, और सुबह बच्चियाँ बनेंगी वो भी खा लेंगी। तो रानी बोली कि चलो अब बच्चियाँ भी सो गई हैं, चलो बनाते हैं। तो रानी उठी, तो रानी सबसे पहले कहती है कि चलो मैं खीर चढ़ा देती हूँ, तो उसके बाद मैं और तैयारी करूँगी। तो खीर के लिए वो रसोई में भगोना देखती है। तो बोली भगोना कहाँ है। तो सबसे बड़ी लड़की कहती है भगोना तो माँ मेरे पास है। तो वो कहती है कोई बात नहीं बेटा, अभी ना तू तो उड़ गई, कोई बात नहीं, चारों को सोने दो, कोई बात नहीं, तुम उड़ गई हो। तो भगोना लेती है, उसमें दूध डालती है, खीर तैयार करती है। उसके बाद फिर वो कहती है चलो पूड़ी के लिए मैं आटा तैयार करती हूँ। तो आटे के लिए वो परात ढूंढती है। तो उसके बाद दूसरी लड़की उससे कहती है कि मेरे पास है परात। तो परात उससे कहती है चल कोई बात नहीं बेटा, तू उड़ गई, 3 को सोने दे, कोई बात नहीं, परात भी हो जाती है। फिर उसके बाद वो कहती है कि पूड़ी सेकने के लिए कढ़ाई चाहिए। तो वो तीसरी भी सुन के कहती है माँ मेरे पास है कढ़ाई। तो वो इस तरीके से वो तीसरी भी उड़ जाती है। अब चौथी की बारी आती है चकला बेलन की। तो चौथी कहती है माँ मेरे पास है चकला बेलन। तो रानी कहती है चल कोई बात नहीं बेटा, तुम चारों तो उड़ गई, एक को तो सोने दो, कोई बात नहीं, अब हम मेरे को बनाने दो और तुम्हारे पिताजी को खिलाने दो। तो वो कहती है चलो ठीक है। फिर उसके बाद पूरा खाना तैयार हो जाता है, बन के सब कुछ हो जाता है। फिर बाद में थाली चम्मच कटोरी की जरूरत पड़ती है। तो वो जो चालाक लड़की थी, बुद्धिमान लड़की थी, छोटी थी सबसे, वो कहती माँ मेरे पास है बर्तन। तो वो कहती कोई बात नहीं बेटा, उठो आ जाओ, कोई बात नहीं। तो फिर अब माँ बाप हैं, माता पिता हैं, बनाया खाना, उनने सब बच्चों को पहले परोसा। फिर वो राजा ने फिर वो परोसा, वही दिनचर्या हुई रोज की तरह। राजा रानी को वो थोड़ी सी खीर बची, 1-2 पूड़ी बची, फिर वही हुई उनकी। तो बच्चों ने खाया पिया आराम से और सो गई वो। तो फिर जो बचा वो राजा रानी ने खाए और रात को सो गए। पर उनके राजा के दिमाग में कुछ हलचल चल रही थी। अब रात सुबह उठे, सुबह उन्होंने सारी लड़कियों को बुलाया और सबसे बोला बेटा हम आपके लिए इतना करते हैं, इतना आपका ध्यान रखते हैं, ख्याल करते हैं, सब कुछ आपके लिए करते हैं, तो वो आप किसका क्या मानती हो। तो पहली लड़की बोलती बस पापा आप कर रहे हो, आप कोई मानते हैं, हम आप ही हो, आप ही सब लोग, आप ही सब कुछ कर रहे हो हमारे लिए। इसी तरीके से चारों लड़कियां जवाब देती हैं। तो पिताजी पूछते हैं बेटा आप किसके भाग से हो। तो बड़ी लड़की बोलती है पिताजी आपके भाग से ही हैं। इसी तरीके से वो चारों लड़कियां जवाब देती हैं अपने पिता को। तो वो कहती हैं चलो ठीक है। तो फिर सबसे जो छोटी लड़की थी वो नटखट, चुलबुली और बोलने में भी तेज थी। तो उससे पूछते हैं क्यों बेटा तुमने कोई जवाब नहीं दिया, तुम्हारी चारों
चारों बहनें ने तो मेरे को जवाब दिया, बेटा बोले तुम्हारे क्या है? बोले कुछ नहीं पापा, मैं तो आपसे तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? बोले मेरे आप किसके भाग से हो? पिताजी उससे पूछते हैं। तो वो बोलती है कि पिताजी मेरे जन्म के दाता तो आप हो और कर्म के साथी मैं खुद हूँ। तो पिताजी को थोड़ा दिमाग में हलचल होती है, थोड़ा सा गुस्सा भी आता है और थोड़े से लड़की पे क्रोधित भी होती है कि ये लड़की देखो कैसा मेरे से बोल रही है। तो वो बोलता है चलो ठीक है बेटा, जो आप तुम कह रही हो वो ठीक है, जन्म के दाता मैं हूँ और कर्म के साथी तुम खुद हो, तो ठीक है बेटा कोई बात नहीं। पिताजी कुछ नहीं बोलते, चुप रहते हैं। और इसी तरीके से उन्होंने चारों लड़कियों की शादी करी। चारों लड़कियों के लिए खूब अच्छा वर ढूंढा, सब अच्छे धन दौलत दे के उनको लड़कियों को खूब अच्छी तरीके से विदा करा। अब पांचवी लड़की वो जो छोटी थी, चुलबुली थी, उसकी शादी की बारी आई। तो पिताजी जंगल अपने घुड़सवार होके घूमने लगे उसके लड़के के लिए। पिता के मन में अभी कोई, आपको फ्रेंड्स नहीं मालूम कि उसके दिमाग में क्या हलचल चल रही थी, ये आपको अभी पता पड़ेगी। तो वो पिताजी घुड़सवारी करते करते एक नदी की तरफ पहुंचे। नदी की तरफ देखा, एक लड़का खड़ा हुआ था और वो लड़का इस तरीके से खड़ा हुआ था कि फ्रेंड्स आप जानते हैं उसको बीमारी क्या थी? उसको बीमारी थी कोढ़ का रोग था उसको, कुष्ठ रोग, जो कि पहले के ज़माने में बड़ा बेकार मानते थे। पर फ्रेंड्स आज के ज़माने में नहीं मानते, आजकल तो सब इलाज है, सारी बीमारियों का इलाज है। पर पहले जो थी बीमारी उसका बहुत बुरा माना जाता था, तो उसको था कुष्ठ रोग। तो उससे वो राजा पूछता है कि आप कहाँ रहते हो क्या? तो इस लड़की के बारे में मैं फ्रेंड्स आपको बाद में बताऊंगी। तो वो लड़का बोलता है कि मेरा तो खाना पीना जो रेंज है ना, ये नदी किनारे में अपना भोले बाबा का मंदिर है, इसी की मैं पाठ पूजा करता हूँ और मैं इसी तरीके से यही अपना जो जीवन है यापन कर रहा हूँ। जो भी कोई है मुझे थोड़ा बहुत भिक्षा दे जाता है, मैं इसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। तो बोले ठीक है राजा कह के उससे चला जाता है। फिर वो कहता है मेरी लड़की से शादी करना है। तो वो कुछ नहीं बोलता और लड़की से पिता के मन में बस यही रहता है कि लड़की ने जो बोला था ना उससे, तो यही हमारा टाइटल है कि क्या पिता ने अपनी बेटी के साथ ये अच्छा किया, यही हमारा कहानी का टाइटल है। तो वो पिता आता है और अपनी पत्नी से बोलता है कि ये लड़का है, इससे अपनी बेटी की शादी करना है। शादी कर लेते हैं। वो लड़की कुछ नहीं बोलती है, बस वो तो यही दिमाग में रखती है कि जन्म के दाता आप हो और कर्म की साथी मैं खुद हूँ। तो वो पिता से कोई सवाल नहीं करती, कोई बहस नहीं करती। जो पिता करता है अपने मान लेती है, उसके साथ फेरे लगते हैं, शादी हो जाती है। शादी बस एक कुछ लेना देना कुछ नहीं, एक बस 7 फेरों का होता है। 7 फेरों की जो परंपरा है बस वही पिता करता है, उसके बाद उसके साथ कुछ भी ऐसा नहीं करता है। पर माँ की एक आत्मा होती है, तो विदा होती है। विदा के रूप में एक फॉर्मेलिटी की तरह होती है। तो माँ बेटी से मिलने अंदर आती है, तो माँ उसको चोटी करती है, चोटी करते करते उसका जूड़ा बांध देती है। जूड़े में एक अंगूठी अपनी निकाल के रख देती है और उसका जूड़ा बांध देती है। फिर एंड में उसको साड़ी के पल्ले में कुछ 4-5 रोटी बांध देती है कि चलो मेरी बेटी का 1-2 दिन का जो जीवन यापन है, जो अंगूठी से और जो 2 दिन ये रोटी रख रही हूँ उससे वो अपना खा लेगी और अंगूठी से कुछ कर लेगी, और तो मैं इसके आगे क्या कर सकती हूँ। और वो कुछ भी नहीं बोल पाई, क्योंकि पहले के ज़माने में पत्नियाँ अपने पति से कुछ भी नहीं बोल पाती थी। तो इस तरीके से उसने उसकी किस्मत को साथ देके उसने सोचा कि मेरी बेटी का जो होगी किस्मत उस भरोसे वो कर लेगी, भगवान उसका साथ देगा, इस उम्मीद में लेके उसने उसकी विदा कर दी। अब वो वही, उसका तो कोई घर बार था नहीं लड़की का, बस वो उसी नदी के पास में ले गए, एक झोपड़ी थी, वहाँ एक भोलेनाथ का मंदिर था। फ्रेंड्स अभी 2 दिन ही बीते थे, उन्होंने पूजा पाठ करा। जो उसकी माँ ने जो 4-5 जो रोटी बांधी थी वो अपने पति को उसने खिलाई, और जो एक टुकड़ा बचता था एक रोटी का वो खा के वो पानी पी के सो जाती। 2 दिन बाद उसी मंदिर के सामने से जो वो लोग दोनों बैठे हुए थे अपनी झोपड़ी में, तो सिद्ध पुरुष वहाँ से निकल रहे थे। वो आपस में बात कर रहे थे कि अपन ने इतनी तपस्वी और अपनी वो करी है, तो उनके पास एक भभूति थी, तो उस बारे में जो कोड़ी है कुछ लोग है वो तो फ्रेंड्स बात करते हुए जा रहे थे। तो इस जो लड़की थी उसने ये बातें सुन ली। बात सुन के उसने सिद्ध पुरुष को प्रणाम किया, बोले गुरुजी मैं आपको प्रणाम करती हूँ। तो बोले क्या बात है बेटा, बस मैंने आपका बात सुनी है, आपसे एक प्रार्थना है, जो आप धूप लाए हो और आप जो बोल रहे हो कि ये गंगा जल में मिला के धूप अपने जो लगाया जाए इसका लेप, तो उससे ये कुष्ठ रोग अच्छी तरीके से
अच्छा हो जाएगा, मतलब कोई बीमार नहीं रहेगा, स्वस्थ हो जाएगा। तो बोले कि आप जो जो उसकी माँ ने जो अंगूठी दी थी, तो बोलते कि आप अंगूठी लेके मुझे आप दूध दे दो। तो पर वो शुद्ध पुरुष थे, तपस्वी थे, उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, हमें ये अंगूठी नहीं चाहिए, ये अंगूठी आप अपने लिए रखो, हम कुछ नहीं लेते इससे, आप अपने पति के लिए धूप लो और गंगा जल में मिला के अपने पति का इसका लेप करो, इससे आपको अच्छी तरीके से उनका स्वस्थ हो जाएंगे वो, और ये अंगूठी रखो, इससे आप फलो फूलो और बहुत अच्छा आपका जीवन यापन कटे। ये आशीर्वाद देके वो साधु महाराज वहाँ से निकल गए। अब उसने इसी तरीके से जो साधु ने बताया उसी तरीके से उसने लेप करा। तो आप फ्रेंड्स विश्वास नहीं मानोगे, वो इतना अच्छा वर, इतना अच्छा राजकुमार जो उम्मीद भी लड़की ने नहीं करी थी, इससे अच्छा उसका जो शरीर था बहुत सुंदर दिखने लगा, एक राजकुमार था। तो फ्रेंड्स मैं बस यही बताती हूँ कि वो लड़का कौन था। वो लड़का पास के ही नगर का एक राजा का बेटा था, क्योंकि पहले के ज़माने में ये कुष्ठ रोग था, तो बच्चों को मतलब कुष्ठ रोग होने के बाद थोड़ा दूर रखा जाता है, पहले माना जाता था बुराई के रूप में। तो उस राजा ने अपने बेटे को दूर कर दिया था कुष्ठ रोग की वजह से। तो फिर उसके बाद जो लड़का जो कुष्ठ रोग था उसका रोग सही हो गया, वो राजकुमार हो गया। तो राजा के पास खबर पहुँचती है कि भाई वो तुमने अपनी लड़की को नदी के किनारे रखा है और उसकी आप वैसे तो देखभाल कर रहे हो, आप जाके देखो, उसके साथ एक आपकी सुंदर बहू भी है और आपका बेटा जो है बहुत सुंदर राजकुमार बन चुका है, पहले की तरह आप देखो जाके। तो राजा को विश्वास नहीं होता, वो राजा आके देखता है, वो खुद अपने राजकुमार को नहीं पहचान पाता है। फिर वो कहता है कि बेटा तेरे भाग से मेरा लड़का कितना सुंदर बन गया है। तो फिर वो कहता है, राजा रानी बहुत गाजे वाजे से सेनाई से उसको अपने घर ले जाते हैं और लड़के को उस देश का राजा बना देते हैं। और राजा रानी वो दोनों खूब सुखी संपन्न जीवन व्यापन करने लगते हैं। अब इधर पिताजी सोचते हैं, जो 5 लड़कियों के पिता थे वो सोचते हैं, पहले के ज़माने में ऐसा होता था फ्रेंड्स कि जो आजकल बेटियों को पगफेरा मायका ले जाते हैं, तो पहले तो सालों हो जाते थे, माँ बाप भी नहीं मिलते थे, लड़कियाँ भी नहीं मिलती थी, बहुत सालों में जाते थे। तो एक दिन बेटी के पिता के मन में ख्याल आता है कि चलो 4 लड़कियों से मिलके आता हूँ, केवल 4 लड़कियों से। उसको 5वीं की तो कोई उम्मीद ही नहीं थी, वो 5वीं की तो सोच रहा था कि वो ऐसी कोड़ी के साथ गई है, नदी किनारे है, कहाँ है, भूखी मर गई होगी। उसको मन में एक रत्ती भर भी ख्याल नहीं था कि वो क्या होगा उसका जीवन। बस वो 4 लड़कियों का ख्याल लेके 4 लड़कियों से मिलने जाता है। तो फ्रेंड्स आप उम्मीद नहीं करोगे, 4 को देख के वो इतना दुखी हो जाता है, किसी के बच्चा मर जाता है, किसी का पति मर जाता है, कोई अपने जो पैसे के लेन देन से इतना कर्जे में डूब गया है, कोई खाने पीने को परेशान है। तो 4 को देख के वो बहुत दुखी हो जाता है। तो अपने घोड़े से सवार करता और वो उसी एक राजमहल के सामने बैठता है, जो कि उसकी छोटी लड़की का राजमहल था। वो उसने कभी उम्मीद में भी नहीं सोचा था। पर फ्रेंड्स वो लड़की तो अपने पिता को पहचान गई। वो अपने राज दरबार से कहती है, दरबार से सैनिक से कहती है कि जाओ जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं उनको आदर के साथ यहाँ पे लेके आओ। तो वो जाता है दरबार, और दरबार कहता है कि आप चलिए, आपको मेरी रानी बुला रही है। तो वो कहता है कि मेरे को यहाँ पे कौन रानी जानती है, मैं तो इस गाँव में नया आया हूँ और ये कौन रानी है जो मुझको बुला रही है। तो वो कहते हैं कि आप चलिए, मेरी रानी, आपको छोटी रानी आपको बुला रही है। तो वो जाता है कि चलो देखते हैं कौन रानी है, क्यों मेरे को बुला रही है। तो वो जाती है तो देखता है, तो वो फिर भी अपनी बेटी को नहीं पहचान पाया। पर वो कहती है पिताजी प्रणाम। वो अपने पिता के पैर छूती है, आशीर्वाद देती है, तो वो फिर भी नहीं पहचान पाता। फिर वो देखता रह जाता है, फिर वो उसकी आंखों में आंसू भर जाता है। फिर वो कहती है कि बेटी तूने मेरे से सही कहा था कि जन्म का दाता मैं हूँ और अपनी किस्मत का भाग की साथी तू खुद है, तो ये तूने आज कर दिया है। तो फिर वो कहती पिताजी ये मैं अपने साथ जो बीती मैं बाद में आपको सुनाऊंगी, पर मेरी जो 4 बहनें बड़ी हैं उनके बारे में आप बताइए। तो वो कहता पिता कहता है बेटी मैं उन 4 के बारे में तेरे को क्या बताऊं, उनकी परिस्थिति 4 की बहुत बेकार है। फिर वो कहती है अपने पिता से कि पिताजी मैं 4 को भी अच्छी तरह सब कुछ उनका जो भी जिम्मेदारी है मैं पूरी करूंगी। उसने अपने पिता को भी सारा धन से भर के, क्योंकि जब अपने बेटी का भाग ऐसा था कि उसने अपने मायकों को भी भरा पूरा रखा था और अपने ससुराल को भी भरा पूरा रखा था। जब ये लड़की वहाँ से निकली तो उसके पिताजी भी बहुत बर्बाद हो चुके थे, जो राजा थे वो भी राजा नहीं रहे थे। तो उसने अपने पिता को भी पूरे भरा पूरा करके धन दौलत से उसको अपने पिता को भी विदा करा। और फ्रेंड्स अपनी 4 बहनें थी उनकी भी उसने
किस्मत थी वो भी चमका दी। तो फ्रेंड्स आपको हमारी कहानी कैसी लगी? तो फ्रेंड्स कहानी सुन के आपको थोड़ा सा आपका दिल थोड़ा दयाल दिल भी हुआ होगा, है ही कहानी ऐसी। तो फ्रेंड्स जो टाइटल था कि क्या कोई पता है अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है, तो फ्रेंड्स मतलब इस जो कहानी में पिता जो था तो ना कहते हुए भी उसने अपनी बेटी के साथ बदला लेने की सोची। मतलब क्योंकि उनके दिमाग में यही था कि मेरी चारों बेटे कहती हैं कि पिताजी मैं आपके भाग्य से हूँ, मैं आपके भाग्य से हूँ, लेकिन इस बेटी ने सच बोला। और सच क्योंकि कड़वा होता है, बर्दाश्त नहीं हुआ उनको। तो यही बात था, लेकिन फ्रेंड्स कितनी गलत बात थी कि जिसको हम अपने दिल के टुकड़े को इतनी अच्छी तरह से पालते हैं उसको उन्होंने धक्का दे दिया, उसके बाद खबर नहीं मिली। गलत है ना बात? तो कोई भी व्यक्ति हो, कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी की किस्मत का फैसला नहीं करना चाहिए, बेटी हो चाहे पिता हो। जैसे कि मान लो ये पिता के बारे में तो आपने सुन ही लिया कि पिता ने ऐसा करा, लेकिन कई बार फ्रेंड्स ऐसा भी सुनने को मिलता है कि अगर जो बेटियां होती हैं वो अच्छे घर में जाती हैं तो वे कहती हैं कि हमारा भाग्य है, और अगर गलत घर में जाती हैं बाई चांस तो वो कहते हैं हमारे माँ बाप ने कैसे घर में हमें पटक दिया। तो फ्रेंड्स ऐसा बिलीव नहीं करना चाहिए किसी को भी, क्योंकि ये कहते हैं ना कि जन्म के साथ ही माँ बाप होते हैं। हाँ, वो अगर हमारी परवरिश में कोई भूल रखते हैं तो वो उनकी गलती है, लेकिन वो अच्छी तरह पालती हैं। और जब हमें विदा करते हैं घर से तो वो आगे की जो जीवन होता है वो हमारे कर्मों के ऊपर निर्भर करता है कि हम उसको किस तरीके से निकालते हैं। और आगे ईश्वर के आगे तो किसी के चले नहीं है फ्रेंड्स। तो इसी तरह की भी ना तो कभी भी किसी भी इंसान को एक दूसरे के ऊपर बिलीव नहीं करना चाहिए। जो भी इंसान को मिलता है वो अपनी किस्मत का खेल मिलता है, उसके कर्म होते हैं। खुशी होती है वो भी उसका कर्म होता है, और दुख होता है वो भी उसका कर्म होता है। तो फ्रेंड्स आज के एंटरटेनमेंट में बस इतना ही। तो फ्रेंड्स अब समय आ गया आपको पहेली और सवाल का जवाब देने का। तो फ्रेंड्स हमने पूछी थी पहेली कि मैं उसको निकलूँ तो मैं जिंदा रह जाऊँ, और वो मुझे निकले तो मैं तुरंत मर जाऊँ। तो इस पहेली का जवाब है पानी। तो अगर फ्रेंड्स हम पानी को निगलते हैं तो हम उससे जीवित रह जाते हैं, और अगर पानी हमको निगल लेता है यानी हम डूब जाते हैं तो हम मर जाते हैं। तो इसका जवाब था पानी। और फ्रेंड दूसरा जो सवाल लड़के के बारे में पूछा था, तो फ्रेंड थोड़ा सवाल लंबा है, वीडियो लंबी हो जाएगी, अगर दोबारा से रिपीट करेंगे तो आप बैक में जाके उस सवाल को सुन सकते हैं। तो उसका जवाब हम दे रहे हैं कि फ्रेंड्स वो लड़का जीवित क्यों रहा, क्योंकि फ्रेंड्स मतलब मान लीजिए मतलब जो मनुष्य की आयु है वो 100 साल मानी गई है। तो 100 साल में से मतलब उसने अपनी माँ को दी, 100 साल में से 50 साल गए, 100 में से मतलब आधे दी तो 100 के आधे 50 गए, तो 50 साल उसके पास बचे। तो फिर जब पहले माँ बोले था ना, तो फ्रेंड्स उसने माँ को पहले उसकी माँ की मृत्यु हुई तो माँ को उसने दिए थे, मतलब 100 में से उसने आधी आयु दी तो 50 वर्ष उसके पास बचे, यानी 100 में से 50 वर्ष बचे। और फिर उसने जब पिता को दी तो मतलब आधी में जो उसकी आयु थी उसमें से आधी बची ना फ्रेंड, तो उसके पास थे 50 साल, तो 50 में से आधी बची यानी 25 साल बची। तो 100 में से 50 और 50 में से 25, तो अब उसके बाद 25 साल और बची। तो इसलिए फ्रेंड्स वो 25 साल और जिएगा। तो यही था हमारे सवाल का जवाब। तो फ्रेंड्स आपको मिल गया होगा सवाल और पहेली का जवाब। तो यदि फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और फ्रेंड्स बेल आइकन को जरूर दबाना है जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और फ्रेंड्स आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हर पल मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।